नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात जो कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10वें की। लगातार जो हम लोग यूपीएसआई के 2021 के प्रैक्टिस सेटों की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही यदि आप रेगुलर सेट कर रहे होगे तो आपके स्कोर में कहीं ना कहीं सुधार आ रहा होगा। जब तक हम लोग सेट को खत्म करेंगे तब तक आप हिंदी में एक बेहतर स्कोर गेन कर पा रहे होगे। यदि आपको यूपी कांस्टेबल में बेहतर स्कोर करना है तो इन सेटों को करना बहुत ही आवश्यक है। हम लोग शुरू करते हैं, सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो देखो, पर्वत होती है कि होते हैं? होते हैं, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। मोती रखे हैं कि रखी है? तो रखे होते हैं मोती, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। पत्थर रखा है, पत्थर पड़ा है, तो ये भी पुल्लिंग। ख्याति मिलती है ना कि मिलता है, तो ख्याति मिलती है, यानी ये कैसा है? स्त्रीलिंग। कौन सा ऑप्शन? बी नंबर। जब भी आपको स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की बात करें या आपको वचन, एक वचन या बहुवचन की बात करें तो आप उनका वाक्य प्रयोग कर लोगे। जितनी जल्दी आप वाक्य प्रयोग कर लोगे, आपने जरूर उनको रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किया होगा। जैसे ख्याति को आपने कई बार बोला कि ख्याति मिली है, ख्याति मिली है, शब्द हो गया स्त्रीलिंग। अगले प्रश्न पे चलें। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? कुछ नहीं सोचना, आपने मिश्र वाक्य पढ़ रखा है और उस मिश्र वाक्य में स्पष्ट लिखा होता है कि जब दो वाक्य की से, लेकिन से, किंतु से, परंतु से, इसलिए से जुड़े हों तो वो सारे के सारे वाक्य कैसे होते हैं? मिश्र वाक्य होते हैं। आपको क्या मिला है? की मिला है, यानी ये निश्चित ही कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट की बात करें। वह साल भर अनुपस्थित रहा। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो एक साल क्या हो गया? एक साल यानी समय की बात कर रहा है, और जब समय की बात कर रहा है तो वो किसमें चला जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात ए नंबर पे। नेक्स्ट की बात करें हम लोग। कह रहा है कि बर्बर का विलोम बताना है। बर्बर का विलोम, तो देखो, पंडित, पंडित किसका विलोम होता है? तो पंडित होता है मूर्ख का विलोम। ठीक। संगत का विलोम क्या होता है? असंगत। बलिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो बलिष्ठ का होता है कमजोर या दुर्बल। कमजोर कह दोगे या दुर्बल कह दोगे। ठीक। तो बर्बर, बर्बर का क्या हुआ? शब्द, और बर्बर को ही कहते हैं असभ्य, यानी शब्द का विलोम असभ्य, और असभ्य का ही पर्यायवाची है, समानार्थी शब्द है बर्बर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा अपना सही है? बी नंबर। ऑप्शन बी नंबर अपना एकदम सही है। ठीक। तो जैसा कि आपने देखा कि दुर्बल का दोनों याद रखने हैं, दुर्बल के, दुर्बल का आपको दुर्बल का कमजोर भी याद रखना है, और सॉरी बलिष्ठ का कमजोर भी याद रखना है, और दुर्बल भी याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। गिरधर शब्द में कौन सा समास है? ये गिरधर समास जो है हमें पिछले वाले सेशन पे भी मिला था। आप बताओगे गिरधर में गिरी मन से पर्वत, धर्म से धारण करने वाला, और ये शब्द कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपने छिंगिन में गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, यानी पर्वत को धारण करने वाला। और जिन शब्दों के समासिक विग्रह में वाला, वाली, वाले शब्द आते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? बहुब्री समास। और जितने भी देवी देवताओं के पर्यायवाची शब्द होते हैं, देवी देवताओं के नाम हो या पर्यायवाची शब्द हो, वो सारे के सारे किस में आते हैं? बहुब्री समास में आते हैं। अगर हम बात यहीं पे करें द्विगु समास की, तो द्विगु समास का पहला शब्द कैसा होता है? तो दोस्त होता है संख्यावाची। पहला शब्द कैसा रहता है? संख्यावाची रहता है। अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास के दोनों शब्दों की प्राथमिकता होती है, और इनमें क्या होता है? बीच में योजक चिन्ह आता है, और इनमें विलोम शब्द का प्रयोग ज्यादा किए जाते हैं। और मूलतः याद रखना है कि दोनों पद जो होंगे वो प्रधान पद होंगे। जैसे माता पिता, तो माता पिता के बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा या और शब्द आ जाएगा। ठीक। तत्पुरुष समास, यानी तत्पुरुष समास वो शब्द होते हैं कि जिनका समासी विग्रह करते समय जो कारक चिन्ह होते हैं, जो विभक्तियां होती हैं, उनका प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो सारे के सारे तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक। तो बहुब्री समास गिरधर में बहुब्री समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न किया गया? तो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो संपन्न किया गया था वो किया गया था 1975 में किया गया था। ठीक। और 1975 में किया गया था।
आगे चलते हैं हम लोग। इसी में बता दें कहाँ हुआ था, तो याद रखना नागपुर में। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, महारोज। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाई में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जो भाषा प्रयुक्त की जाएगी वो किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भाषा का उल्लेख किसमें है? 343 से 351 तक। हिंदी भाषा का उल्लेख है तो 348 में है। यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जो किस प्रकार की कार्रवाई में जो प्रयुक्त भाषा होगी उसका उल्लेख किसमें? 348 में है। डी नंबर एकदम याद रखना है। अगला, तृण पकड़ना शब्द है, तृण पकड़ना। और इस तृण पकड़ने का कह रहा कि मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो तृण पकड़ने का मतलब होता है शरण में जाना। यानी कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तिनका ही तृण होता है, तिनका ही तृण होता है। तो डूबते को तिनका का सहारा, अर्थात आप डूब रहे हो तो आपको किसी की शरण मिल जाए तो वो हो जाता है शरण में जाना, अर्थात डी नंबर एकदम अपना सही जवाब होगा। अगली बात कह रहा है होनहार बिरवान के होत चीख, होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी। ये उक्ति, सॉरी हमें लगा कि लोकोक्ति है तो हम वो लय में बोले। कह रहा होनहार बलवान इसे मत मानो झूठी, ये उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये उक्ति मानना है नानक देव की है। ये आपको ज्यों को त्यों याद रखना है, क्योंकि जब भी आपसे पूछी जाएगी तो आपसे ऐसे ही डिक्टो पूछ ली जाएगी। ठीक, अगला, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? यानी वैज्ञानिक जो शब्दावलियां प्रयोग की जाती हैं या जो तकनीकी शब्दावलियां प्रयोग की जाती हैं ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं? तो आप निश्चित ही कि आप करोगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, लेकिन गलत हो जाएगा। आपको करना है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती हैं? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक, आप यदि आइए अन्यत्र न जाइए, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो वो कह रहा है कि आप यहां आए, किसी अन्य जगह न जाएं, किसी अन्य जगह न जाएं। और किसी अन्य जगह का मतलब क्या है? स्थानवाचक। किसी अन्य जगह का मतलब क्या है? स्थानवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी नंबर। नेक्स्ट की बात करें, मास कंजप्शन, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2-3 शब्दावलियां आपसे वो ऐसे पूछता है। ठीक, तो याद रखना व्यापक उपयोग, व्यापक उपयोग। नेक्स्ट है आजीवन में, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो आजीवन शब्द है जीवन, और जीवन में लगा आ उपसर्ग, आ उपसर्ग लगा। और उपसर्ग से किस समास का निर्माण होता है? तो अव्ययीभाव समास का निर्माण होता है। और अव्ययीभाव समास में विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सॉरी अविकारी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अवयव का मतलब होता है अविकारी, अविकारी मतलब कि जिनमें परिवर्तन ना किया जाए, वो अविकारी। यह याद रखना है आपको। जब भी आपसे अव्ययीभाव का समास का प्रश्न पूछेगा तो आपसे ज्यादातर उम्मीद वो यही करता है कि आप उपसर्ग से बता पाओ। ठीक, तो आजीवन में आ उपसर्ग है, इस वजह से इसमें कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। कह रहा कि सुजान भगत अलग्यो झा ग्रहदान नशा माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? मतलब ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। आपको तो ये पता पहले होना चाहिए कि इनकी किनकी रचनाएं हैं, और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या काव्य है। ठीक, तो याद रखना ये सारी की सारी जो हैं ये हैं क्या? तो ये हैं कहानियां हैं, कहानियां हैं। और ये किसकी हैं? तो ये मुंशी प्रेमचंद की हैं, मुंशी प्रेमचंद की है। मुंशी प्रेमचंद की ये थोड़ी सी कम प्रसिद्ध, हालांकि प्रसिद्ध ये भी है, लेकिन ये एग्जाम में कम पूछता है। अक्सर कौन से पूछता है? ईदगाह, पूस की रात, ईदगाह, पूस की रात, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, ऐसे आपसे वो बहुत ज्यादा पूछता है। सवा शेर गेहूं, ऐसे ये कहानियां बहुत प्रचलित हैं। ठीक, जिसमें ईदगाह और जो हमने आपसे बताया कि कफन,
ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। पूस की रात। अगला प्रश्न, अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो अरुण कमल को 1998 में 1998 में नहीं 1998 में नए इलाके, इनकी एक रचना है नए इलाके, इसके लिए इनको दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आपको साहित्य और ज्ञानपीठ और व्यास और सरस्वती ये निश्चित ही पढ़ लेने हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? वो भाषा जो दक्षिण में नहीं है। दक्षिण की कितनी है? 4, मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। कन्नड़ ये 4 हैं। तो द्रविड़ की कौन नहीं है? वो द्रविड़ की सौराष्ट्र नहीं है। सौराष्ट्र कौन सा? ये गुजरात और मुंबई वाले इलाके पे सौराष्ट्र वाली भाषा। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, तो अचानक वह बोल पड़ा ये विशेषण है रीतवाचक विशेषण। नेक्स्ट, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? सुंदर। तो रामायण जो सुंदर रचना है इसमें सुंदर जो है ये सुंदर है गुणवाचक विशेषण। कैसी है? गुणवाचक विशेषण है। तो डी नंबर याद रखना है। ठीक, कह रहा है कि किसी भाव या शब्दों की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए। जैसे हमने शब्द लिख दिया है, जैसे लिख दिया हम परतंत्र, शब्द है परतंत्र, और इसकी हमें करना व्याख्या, तो हम लिखेंगे किसी के अधीन। किसी के अधीन। परतंत्र क्या होता है? किसी के अधीन। ये किया ना, किसका प्रयोग किया? किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया? कोष्टक का प्रयोग किया। तो आपके ऑप्शन कहाँ है? यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आप जल्दी से बताओगे कि अर्धविराम का साइन क्या होता है, उद्धरण का क्या होता है और निर्देशक का क्या होता है? जल्दी से आप बताओगे। देखो आप, अर्धविराम का होता है कामा के ऊपर बिंदी, उद्धरण का होता है इन्वर्टेड कामा वाले, निर्देशक का होता है ये। अगर हम बात करें दोस्त अल्प विराम की, अल्प विराम, तो अल्प विराम केवल कामा। ठीक, तो आप ये समझ पा रहे हो? चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देखो एन वक्त में वक्त एक आपने शब्द देखा है, वक्त आपने सुना है कि वक्त नहीं है, वक्त है, और वक्त के साथ लग गया एक शब्द नया एन। एन तो ये क्या लगा? वक्त के आगे लगा, और आगे किसका प्रयोग किया था? उपसर्ग का। तो उपसर्ग कौन सा हो गया? एन, अर्थात डी नंबर एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कह रहा है इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? जल्दी से बताना है कौन सा शब्द है जो पानी शब्द का अर्थ नहीं है। और पानी शब्द का अर्थ नहीं माना जाता हाथ। पानी मर गया यानी व्यक्ति की इज्जत चली गई। जल पानी का होता ही है, पानी का अर्थ कांति भी होता है, पानी का अर्थ कांति भी होता है। तो इज्जत, कांति, जल या चमक या लज्जा या वर्षा या स्वाभिमान इज्जत के समानार्थी शब्द हैं। इन सब में क्या है? पानी का अर्थ छिपा है, लेकिन हाथ में पानी का अर्थ नहीं छिपा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले हम लोग। छत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ठीक, तो छत्री शब्द का तत्सम रूप होता है छत्री। तत्सम रूप क्या होता है? छत्री होता है। ठीक है, खेत का होता है क्षेत्र, खेत का क्षेत्र होता है। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो नैतिक में शब्द है नीति, नीति, और नीति में लगा प्रत्यय इक, नीति में लगा प्रत्यय इक, तब ये बनता है नैतिक। क्या बनता है? नैतिक। तो कौन सा दोस्तों प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय लगा है। ठीक, अगले प्रश्न पे चले। ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? यदि आपने वर्णमाला पढ़ रखा है, कहीं से भी पढ़ रखा है, लर्निंग आपने कई बार पढ़ रखा है, और अब आपको अपनी परीक्षा के लिए अपने आप को परखना है, तो फिर आप वर्णमाला के 200 प्रश्नों को इसी प्ले लिस्ट में पढ़े हैं, आप 200 प्रश्नों को जरूर करिए। 200 प्रश्नों को आप जरूर करिए। निश्चित ही कि उसमें कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो आपको सोचने में मजबूर करेंगे,
और यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपका कॉन्फिडेंस भी अपर जाएगा। ठीक, अगर ओष्ठ होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए और स्वर होना चाहिए। ठीक, तो ओष्ठ में कौन आता है? ऊ और ऊ। तो छोटा ऊ है तो ये कैसा है? ह्रस्व है। दीर्घ कौन है? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ कहाँ है? डी नंबर। अगला प्रश्न, कह रहा है इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। ठीक है, जिसमें उर्दू भी शामिल है, नेपाली भी शामिल है, तमिल भी शामिल है। कौन सी नहीं शामिल? तो छत्तीसगढ़ी नहीं शामिल, अर्थात डी बी नंबर इसका एकदम सही आंसर होगा। छत्तीसगढ़ी उसमें नहीं शामिल है। ठीक है, ये तीनों शामिल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। ये है पैसेज। पहले हम लोग पैसेज को, धरती पर अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत भी इस रुझान से अछूता नहीं है। परकलेट ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार इस समय देश के 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की 25% है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल रहा है। वास्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा में स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2018 में निजी संपदा $3 ट्रिलियन है, जो 13% वृद्धि के साथ 2022 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में वह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब देशों में अलग अलग मानदंड। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिसके पास 2 से कम कार हैं, लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा पैसेज है। अब हम लोग प्रश्नों की बात करेंगे। कह रहा भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है? 1000 करोड़ से भी पैसेज में देखोगे आप कितने? 13% लोगों के पास। 13% लोगों के पास। तो कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निजी संपदा 2022 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? देखो वर्तमान में तो जब प्रश्न 2018 की बात था तो 3 पे क्या, और 22 में कहां पहुंच जाएगा? तो 5 ट्रिलियन। कहां पहुंच जाएगा दोस्तों? 5 ट्रिलियन। तो ऑप्शन के हिसाब से सी नंबर। अगला प्रश्न, कह रहा 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है, और हिंदी का उल्लेख 343 अनुच्छेद से लेकर 351 अनुच्छेद तक माना जाता है। अगला प्रश्न, आप यात्रा ना कीजिए। आप यात्रा ना कीजिए, इस प्रश्न को बताना कह रहा है कि आप यात्रा ना कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? मना कर रहा है कि आप यात्रा ना करें। आप यात्रा ना करें यानी नकारात्मक पे जा रहा है, निषेधवाचक। कहते हैं कि यहाँ पे थूकना मना है, यहाँ पे बैठना मना है, यहाँ पे खड़े होना मना है, ये कहा जाता है ना। तो ऐसे वो निषेध किया जा रहा है ना, तो जब मना किया जा रहा है तो निषेधवाचक। अगला प्रश्न, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या कहा जाता है? तो हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को कहा जाता है संचारी भाव। उन भावों को क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलें हम लोग। सॉरी, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को कहा जाता है स्थायी भाव। संचारी भाव नहीं कहा जाता, स्थायी भाव। ठीक, नेक्स्ट है, राम एक पुस्तक मुझे दो। राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? ठीक, तो इस वाक्य में क्या है? 1 2 3 4 5 ऐसे पुस्तकों की बात कर रहा है। 1 पुस्तक दो, 2 पुस्तक दो, 3 पुस्तक दो। एक पुस्तक क्या होगी? संख्यावाची। तो ये किसका उदाहरण है? संख्यावाची विशेषण का। कह रहा है कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? कुकुरमुत्ता के कवि बताना है। तो कुकुरमुत्ता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी नंबर। अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य रचनाओं की बात करें तो उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण बनती है, वो रचना है परिमल। अक्सर पूछी जाती है परिमल। एक याद रखना, इंदुलेखा।
परिमल, परिमल का इंदु लेखा याद रखना। फिर याद रखना एक है अप्सरा, अप्सरा। ये याद रखना नए पत्ते, नए पत्ते। काले कारनामे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है काले कारनामे। और एक अणिमा और गीतिका, ये इतनी रचनाएं इनकी याद रखनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ठीक, तो देखो प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर शब्द था प्रथम, और प्रथम के साथ जोड़ा गया है अक्षर। ठीक, तो ये बनेगा, क्या बनेगा? तो ये बनेगा प्रथमा अक्षर, प्रथमा क्षर, प्रथमा क्षर। कौन सी संधि? तो यहां संधि हो जाती है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो ये कौन सा है? सी नंबर। अगला प्रश्न, मजदूर को मजदूरी दीजिए, मजदूर को मजदूरी दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो पढ़ोगे कर्ता ने कर्म को, मजदूर को, कर्म को, मजदूर को, यानी कौन सा कारक है? कर्म कारक है। नेक्स्ट है, कह रहा कि वह कविता गायन करती है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो वो करा रही है, वो कविता गायन करती है यानी सामान्य वर्तमान का बोध करा रही है, सामान्य वर्तमान का बोध करा रही है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की ता है, ती है, ते हैं जैसे शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है, वही प्रश्न रिपीट हो रहा है कि वह कविता गायन करती है यानी सामान्य वर्तमान का बोध करा रहा है। अगर सामान्य भविष्य की बात कर देता तो सामान्य भविष्य का मतलब हो जाता है गागी की बात कर देता। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान की बात कर रहा है तो कह देता वह कविता गायन करा रही है, तो रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं तो कंटिन्यूअस यानी अपूर्ण वर्तमान। सामान्य भूत की बात कर देता तो वह कहता कि वह कविता गायन कराती थी, वह कविता गायन कराती थी यानी भूत की बात हो गई। अगले प्रश्न पे चले। ऐसे ही क्या किया करो कि आपके पास जो भी प्रश्न हुआ करें वो एक तो उसका आंसर सही होगा, बाकी जितना ज्यादा हुआ करे तो आप उन तीनों के एक्सप्लेन देखा करो। आप मॉक भी करते होगे तो भी, बाकी हम तो चर्चा करने का प्रयत्न करते ही करते हैं। और ये भी हो जाता है कि कभी कभी सारे प्रश्नों का व्याख्यान नहीं भी होती है, तो जितने की हो पाती है वही होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? जल्दी से बताना है कि घट शब्द का कौन सा अर्थ नहीं है। तो देखो, घट का मतलब घड़ा तो होता ही होता है, और जब आप समानार्थी शब्द पढ़ोगे घट का, तो घट का मतलब मन भी होता है, घट का मतलब शरीर भी होता है, घट का मतलब किनारा भी होता है, किनारा। समानार्थी शब्द जब पढ़ोगे, घट का मतलब हृदय भी होता है, घट का मतलब कलश भी होता है। ठीक, ये सारे के सारे घट के मन, घट के अर्थ होते हैं, तो घट का अर्थ समूह नहीं होता, यानी डी नंबर इसका अर्थ नहीं होता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं है? आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। आचरण का मतलब क्या होता है? आचरण कहते हैं व्यवहार, उसका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है, ए नंबर। आचरण का मतलब आदत कैसी है, ये भी उसका अर्थ है। आचरण का मतलब उसका करेक्टर, करेक्टर बोले तो चाल चलन कैसा है, डी नंबर, ये भी है। आचरण का आकांक्षा से कोई तात्पर्य नहीं, आचरण का आकांक्षा से कोई तात्पर्य नहीं, अर्थात आचरण का अर्थ नहीं है, कौन नहीं है? आकांक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा किसकी होती है? तो इच्छा। आकांक्षा किसका हो जाता है? इच्छा का। ठीक, नेक्स्ट है, छटाक चून चौबारे रसोई, छटाक चून चौबारे रसोई। कहते हैं कि चून मतलब कि आटा, तो थोड़ा सा आटा है और चौबारे यानी चबूतरे पे या बाहर या दिखावे पे रसोईया बनाए हो, यानी क्या है इसका अर्थ? क्या हो जाता है? झूठा दिखावा और शान करना, झूठा दिखावा और शान करना, यानी बी नंबर। संपन्नता का निशान नहीं, छटाक चून संपन्नता का निशानी थोड़ी ना है। बेईमानी के पैसे, ऐसा भी अर्थ नहीं है। शानदार जीवन, ऐसा भी नहीं है। छटाक चुन लियो, शानदार जीवन कहाँ होगा? परेशान होगे। लेकिन झूठा दिखावा करना, झूठा दिखावा और शानो शौकत में जीना, कौन सा ऑप्शन? बी नंबर ऑप्शन। ठीक, तो आज की क्लास के अपने 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप जो हमारी हिंदी की क्लास चल रही है टॉपिक वाइज, उसको भी करते चलिए। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, इसको भी करते चलिए। और जो पार्थ सर द्वारा जीएस का मैटर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है,
आप निरंतर उसको देखते रहिए, आप निश्चित ही एक बेहतर स्कोर करोगे। जैसा कि हम लोगों ने 17-18 फरवरी में एग्जाम हुआ था तो भी प्रश्न टकराए थे। आप आपका जब जुलाई अगस्त में जब भी एग्जाम होगा तो भी प्रश्न टकराने की पूरी गारंटी, पूरी कोशिश रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।